तो अब इसमें हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain Hussain sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry केमिस्ट्री Garden. गार्डन में आपका By स्वागत है। S.K. Hussain, sir. कुछ एलिमेंट्स का और फिर देखेंगे कुछ कंपाउंड्स का। तो कुछ एलिमेंट को हम देखते हैं मेटल या नॉन मेटल में कि उसको हम किस तरह से कहां से ऑब्टेन करेंगे, कहां से निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे उसको पूरा का पूरा प्योर करते करते लास्ट में पूरा का पूरा प्योर करेंगे। जितना प्योर रखना है उतना प्योर रखेंगे और उसके बाद उससे हम कुछ जो बनाना होगा बनाएंगे, रखेंगे, यूज करेंगे, मार्केटिंग करेंगे। तो पूरा मेटलर्जी उस कंपाउंड या उस मेटल नॉन मेटल उस एलिमेंट का कैसे करेंगे, उसी में सबसे पहला हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं जैसे तांबा, कॉपर के बारे में। तो देखिए कॉपर का इंपॉर्टेंट ओर्स, किस चीज से हम कॉपर को ऑब्टेन करेंगे, उसका ओर क्या होता है। तो कॉपर को किस चीज से हम निकालेंगे, तो उसको निकालेंगे हम, इसका ओर होता है सल्फाइड ओर। Cu2S फॉर्मूला होता है, कॉपर ग्राम्स नाम होता है। उसी तरह से कॉपर पायराइड्स, इसका ओर है, फॉर्मूला है CuFeS2। इसी ओर सबसे कॉपर हमको मिलेगा जो कि सल्फाइड के फॉर्म में है। उसी तरह से होता है ऑक्साइड ओर्स, कॉपर का ऐसा ओर जो ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ, उससे हम अलग करेंगे, ऑक्सीजन को हटा के कॉपर। फॉर्मूला होता है Cu2O, इसको क्यूप्राइट कहते हैं। और मैलेटाइट होता है CuOH का होल 2 CuCO3। तो ये है और सब सल्फाइड और ऑक्साइड कॉपर का। इससे सल्फाइड या सल्फर या ऑक्सीजन को हटा करके प्योर कॉपर हमको मिलेगा। कहां से कैसे मिलेगा, पूरा प्रोसेस रिफाइन करके, क्या इसका हम यूज या अपने जो भी यूज करेंगे, बेचेंगे, जो भी करेंगे, तो पूरा प्रोसेस पढ़ना ही मेटलर्जी कहलाता है। तो यही एलिमेंट्स का हम देख लेते हैं। कुछ एलिमेंट मेटल नॉन मेटल या कुछ कंपाउंड, उसको पढ़ लेते हैं। इसको गौर से देखिए, समझते रहिए। एक्सट्रैक्शन, तो अब देखिए कॉपर तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन जिसमें सबसे ज्यादा हो, जिसमें आसानी से कम खर्च में निकलता हो, उसी से ना निकालेंगे कॉपर को। तो ऐसा सबसे आसानी से सबसे अच्छा होता है इससे, CuFeS2, कॉपर पायराइड्स से। इसलिए इसका एक्सट्रैक्शन कॉपर पायराइड्स CuFeS2 से कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। कैसे करेंगे, पहला चूंकि CuFeS2 में S है तो सल्फर है, तो मतलब सल्फाइड ओर हो गया। और जब भी सल्फाइड ओर रहेगा तो उसका अच्छा ट्रिक है, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस करना ही करना पड़ेगा। तो स्टेप 1 है फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। इससे ओर का कंसंट्रेशन पहले हम कर लेते हैं। जब उसको हम महीन कर दें, छान लें, पीस लें, प्रोसेस तो बहुत है, हाथ से चुनना, मैग्नेटिक, ग्रेविटी, सब कुछ है, लेकिन पहले हम इसका सल्फाइड बना है, पहले कंसंट्रेशन कर लिया ओर का, उसके बाद उसका फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस कर देंगे। इसलिए कि चूंकि वह सल्फाइड है। एग्जाम में कंपटीशन में पूछता है, लिख देगा फॉर्मूला, कौन प्रोसेस इसके लिए अच्छा होगा, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। क्योंकि सल्फाइड ओर जब भी रहा तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस होगा ही होगा। फिर जो ओर को कंसंट्रेटेड ओर को चूर्ण बना करके उसको फर्नेस में, चूल्हा में वायु के, हवा के साथ गर्म करेंगे, मतलब स्मेल्टिंग करते हैं। तो गर्म करने से, स्मेल्टिंग करने से Cu2S और FeS, ये टूट के दो हिस्सा बन जाता है। इसी का मिक्सचर हमको मिलता है। इंप्यूरिटीज ऑक्साइड होकर निकल जाती है और जो भी इंप्यूरिटी उसमें मिला हुआ था वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज बन करके निकल जाती है। निकल गए इंप्यूरिटी और अच्छा चीज नीचे बैठ गया, अलग कर दिया। 2 CuFeS2 + O2, यही ना है, इसको ऑक्सीजन के साथ गर्म किए थे, हवा के साथ। तो Cu2S और FeS का मिक्सचर मिला, SO2 गैस निकली। यही कैल्सिनाइज्ड ओर हमको अब तक मिल चुका है। अब कैल्सिनाइज्ड ओर को जो मिला है, इसको थोड़ा सा कोक, कार्बन से कोक बनता है, कोयला से, और थोड़ा सा बालू के साथ मिला करके
और फिर ब्लास्ट फर्नेस चूल्हा में रख करके गर्म करेंगे, जिससे Fe2S का ज्यादातर भाग FeO में बदल जाता है। तो जिससे Fe2S जो था वो ज्यादातर Fe2S बदल गया FeO ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर यही बालू के साथ मिलकर के FeO बालू के साथ मिलकर के FeSiO3 स्लैग बना लेता है। जब बना लेता है तब इसको हम बाहर कर देते हैं और हमको कॉपर मिल जाता है। इस तरह से 2FeS था, ऑक्सीजन के साथ बदल गया FeO में प्लस 2SO2 में। अब FeO को मिला दिया SiO2 के साथ, बन गया FeSiO3 स्लैग, ये बाहर निकल गया तो हमको कॉपर मिलेगा। Cu2S और शेष FeS Cu2S, ठीक, और जो कुछ बचा हुआ FeS के पिघले हुए मिक्सचर को बेसमल कन्वर्टर में हम ले जाते हैं ताकि उसमें और अगला प्रोसेस हो सके, और लगातार जो है उसमें हम गर्म हवा का झोंका देते ही रहते हैं, जिससे झोंका देने से क्या होता है, कुछ Cu2S ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, होकर के Cu2O में ऑक्सीजन के साथ मिलकर Cu2O में बदल जाता है। Cu2S ऑक्सीजन के साथ मिलकर के Cu2O में बदल गया और SO2 गैस भी निकली। अब ये जो Cu2O बचा है, जो मिला है Cu2O, ये कुछ बचे हुए Cu2S से सल्फाइड से रिएक्शन करके कॉपर मेटल हमारा अलग अब कर देता है। Cu2S से मिलकर के कॉपर अलग और SO2 गैस अलग हो गया। कॉपर मिल गया अलग हमको, लेकिन ये कितना प्योर कॉपर मिला है इसको भी देखेंगे, कितना प्योर चाहिए इसको भी देखेंगे। शेष FeS कंप्लीट ऑक्सीडाइज होकर के FeO में बदल जाता है। जो बचा हुआ भी FeS है वो फिर ऑक्सीजन से मिलकर के ऑक्सीडाइज होकर के FeO में बदल जाएगा। FeO में बदलने के बाद फिर देखिए FeO में बदलने के बाद धीरे धीरे यहां तक कॉपर तक पहुंचा देता है। जो SiO2 के साथ मिलकर के वही पहले ये बनाया, ये प्रोसेस चलेगा, अलग हो जाता है, और FeO प्लस SiO2 बनके FeSiO3 बनकर अलग हुआ, और यही प्रोसेस सब होकर के हमको यहाँ कॉपर मिल जाता है। इससे ऑब्टेन्ड कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। अब जो हमको कॉपर ये मिला है इसको हम ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं, और ये ब्लिस्टर कॉपर जो होता है ये पूरा प्योर नहीं होता है, 98% प्योर होता है, 2% इम्प्योर है। तो हमको वही जरूरत है तो ले लेंगे, लेकिन इसको हम और प्योर कर देंगे, और प्योर हो जाए। तो लास्ट में इसको क्या करेंगे, हम पूरा प्योर करने के लिए प्यूरिफिकेशन करेंगे। पता है ना, प्यूरिफिकेशन करना, रिफाइनिंग करना, ये सबसे पूरा का पूरा प्योर हमको मिल जाएगा कॉपर। तो देखिए इस तरह का ये बैटरी जैसा सिस्टम होता है। इसमें कॉपर रॉड, इम्प्योर कॉपर रॉड लगा हुआ है, एसिडिक सॉल्यूशन कॉपर का है, कॉपर रॉड ये प्योर वाला है, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ गई है, प्लस माइनस है। तो प्यूरिफिकेशन रिफाइनिंग करके अब हम 98% से भी ज्यादा प्योर कॉपर लेना चाह रहे हैं। प्राप्त कॉपर को इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा प्योर किया जाता है, और जो 98% सिर्फ प्योर कॉपर हमको मिला है उसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे इसमें, तब हमको प्योर कॉपर मिलेगा। इससे कॉपर सल्फेट के एसिडिक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। इसमें कॉपर सल्फेट के एसिडिक सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इसमें हम यूज करते हैं। इम्प्योर कॉपर की रॉड एनोड का काम करती है, इम्प्योर कॉपर जो है उसका रॉड एनोड बन जाता है, उसी का काम करता है, और प्योर कॉपर जो है उसका रॉड कैथोड का काम करता है। फिर इसमें करंट भेजते हैं, भेजने पर इम्प्योर कॉपर रॉड धीरे धीरे सॉल्यूशन में चला जाता है, और जितनी भी इंप्यूरिटीज है सब नीचे देखिए बैठ गई है, और तब हमको कैथोड पर प्योर कॉपर अब मिल जाता है, जो कि 99.9% प्योर कॉपर होता है। तो इतना कॉपर ही प्योर मिलेगा, जो हो गया चले गया। अब देखते हैं कि कॉपर का फिर यूज क्या है, उससे क्या क्या फायदा उठाते हैं, उससे क्या क्या काम करते हैं, तो उसको देखिए। अब देखते हैं कि कॉपर का, तांबा का क्या यूज होता है। तो ये तो मालूम नहीं होगा तांबा का क्या इस्तेमाल है। तो इससे बिजली का तार या बिजली का उपकरण, इंस्ट्रूमेंट बनाने के काम आता है तांबा। क्या है कि वह विद्युत का कंडक्टर, सुचालक होता है। यह इलेक्ट्रोटाइपिंग में
और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसके काम में भी आता है तांबा। तीसरा है लैब में जब हम CuSO4, CuCl2, Cu2Cl2 etc ये सब कंपाउंड को बनाते हैं तो इसमें भी कॉपर का यूज होता है। प्लस एलॉयज बनाने में बहुत सारे मेटल का काम आता है, इसमें कॉपर का भी काम आता है। देखिए जैसे बड़ा पीतल बनाएंगे तो कॉपर 80% और जिंक 20% देंगे तो बन जाएगा हमारा पीतल। उससे पीतल का बर्तन, तार, मशीन का उपकरण, कारतूस ये सब बनता है। ब्रॉन्ज बनाने के लिए कॉपर 88% और टिन 12% लेंगे तो ब्रॉन्ज बन जाएगा, इससे बर्तन और मूर्ति बनता है। जर्मन सिल्वर, इसमें कॉपर 60%, जिंक 20% और निकल भी 20% लेंगे तो इससे बर्तन और मूर्ति बनता है। गन मेटल, कॉपर 90%, जिंक 2%, टिन 8% लेंगे तो इससे बंदूक और मशीन का पार्ट्स बनता है। तो एलॉयज जो होता है पहले बता चुके हैं वो सारे मेटल से अच्छा, मजबूत, अच्छा गुण वाला होता है। इस तरह से करके इस लेवल पे मेरा जो कॉपर तांबा था वो खत्म हो गया। अब अगला देखिए आयरन, लोहा, इसका कौन गुण है, कहां से लाते हैं, कैसे शुद्ध करते हैं, क्या बनाते हैं, सब पूरा को देखिए। इसका गुण होता है हेमेटाइट, Fe2O3। आयरन के बारे में जो बेसिक बात सब होगा उसको पीटी पीरियोडिक टेबल में बताएंगे, किसी चीज के बारे में उसी में बताएंगे। तो आयरन का लोहा का ओर होता है Fe2O3 हेमेटाइट, मैग्नेटाइट Fe3O4 या Fe2O3 FeO। हमारे देश में आयरन या स्टील बनाने के लिए बहुत बड़ा बड़ा कारखाना, कंपनी सब है। कहाँ है? जमशेदपुर में है, आसनसोल में है, दुर्गापुर में है, बोकारो में है, राउरकेला में है, भिलाई में है, भद्रावती में, ये सब फेमस बड़ी बड़ी कंपनी सब है। आयरन का जो इंपॉर्टेंट ओर होता है वो क्या होता है? Fe2O3 मतलब कि हेमेटाइट, Fe3O4 मतलब मैग्नेटाइट और FeCO3 मतलब कि सीडेराइट। तो इसका हम देखेंगे अब आयरन का एक्सट्रैक्शन, निष्कर्षण कैसे करते हैं, पूरा प्रोसेस उसका क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ओर को हम अयस्क को चूर कर लेंगे, अब पानी से धो लेंगे तो कम से कम उसमें जो बाहरी गंदगी सब थी, मिट्टी उट्टी बालू से तो अलग हो जाएगा। तो धो जब लेंगे तो उसको कहेंगे अब ये ओर कंसंट्रेटेड ओर हो गया। फिर इस कंसंट्रेटेड ओर को हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं ताकि इसमें जो धोए हैं तो पानी का असर है वो भाप बनकर के उड़ जाए। जब गर्म भी कर लिए तो उसमें हम कोक और कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर मिला करके उस मिक्सचर को इस तरह के ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से गिराएंगे ताकि नीचे चला जाए, इस बर्तन के अंदर चला जाए। तो देखिए बर्तन यही है, मिक्सचर को ऐसे गिरा रहे हैं तो ओर का यहां पर रिडक्शन हो जा रहा है यहीं पे। फिर यहां पर CO गैस भी बन रही है, यहां पे स्लैग धातुमल CaSiO3 भी बन रहा है, यहां पे CO2 गैस भी बन रही है, यहां पर वेस्टेज गैस बाहर निकल रही है। यहाँ का टेम्परेचर 600 डिग्री सी होता है, यहाँ का टेम्परेचर 1500 डिग्री सी होता है। इधर होकर के हवा निकलता है, जो धातुमल था वो यहाँ आकर के नीचे बैठ गया और सबसे लिक्विड आयरन जो अच्छा शुद्ध आयरन है वो सबसे नीचे आकर के यहाँ बैठ गया। इसमें जो रिएक्शन होता है, जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ मिला करके CO2 और हीट निकलता है वहां पे। CO2 जो है फिर कार्बन के साथ, कोक के साथ रिएक्शन करके CO गैस बना लेता है और फर्नेस चूल्हा के सिरा के ऊपर में होता है, क्या होता है? Fe2O3 जो वो हमारा ओर था उस CO के साथ रिएक्शन करके लोहा अलग और CO2 अलग हो जाता है। Fe2O3 कार्बन के साथ भी रिएक्शन करता है और लोहा अलग और CO अलग हो जाता है। तो इस तरह से जो हमको आयरन लोहा मिला है उसी को हम कास्ट या पिग आयरन भी कहते हैं, हिंदी में उसको ढलवा लोहा भी कहते हैं। अब देखिए कि इस चूल्हा में जो हमने
इसमें हम मिला दिया था CaCO3। क्यों मिलाए थे? ये तो मिलाए थे कोक की रिडक्शन हो, लेकिन CaCO3 क्यों मिलाया था? इसलिए मिला दिए थे कि CaCO3 टूट करके दो चीज बनता है, CO2 और CaO, चूना, क्विकलाइन, गली चूना बनता है। तो चूना से क्या फायदा होगा इसमें, उसको देखिए। चूना आयरन में प्रेजेंट सैंड के साथ लिक्विड CaSO3 भी बना देता है। चूना क्या करेगा कि आयरन में जो बालू है उसको तो दूर करता ही करता है, और साथ में क्या करता है, चूना आयरन में प्रेजेंट सैंड बालू को दूर करता ही करता है, और साथ में लिक्विड फॉर्म में धातु मल सलाइड यानी कि CaSiO3 भी बना लेता है। CaO का किया SiO2 के साथ मिलकर के CaSiO3 धातु मल भी बना दिया। धातु मल हल्का होता है तो ऊपर तैरता रहा, देखिए, और लोहा नीचे बैठ। CaSiO3 जो बन जाता है ये, फिर ये अब दो फायदा देता है। एक था SiO2 बालू को दूर ही रखता है और आयरन को ऑक्सीडेशन भी होने से बचाता है। तो इस तरह से करके हमको यहाँ पे कास्ट या पिग आयरन ढलवा लोहा हमको मिल गया। अब आयरन भी कितने टाइप का होता है, इसका क्या यूज है, इस सबको देखिए। अब देखते हैं आयरन भी कितने वेराइटीज का होता है। तो आयरन का प्रकार देखिए, लोहा का प्रकार, वेराइटीज ऑफ आयरन। तो पहला होता है ढलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन, दूसरा पिटवा लोहा यानी कि रॉग आयरन, और तीसरा इस्पात यानी कि स्टील। 3 वैरायटी का लोहा होता है। तो पहला देखते हैं ढलवा लोहा, कास्ट आयरन कैसा होता है, इससे क्या काम करते हैं, कैसे बनता है। तो ढलवा लोहा में, कास्ट आयरन में देखा जाए तो कार्बन ज्यादा होता है, और ज्यादा होने के बाद भी कितना होता है, 2 से 5%, वही बहुत हो गया। इसी कारण ये हार्ड होता है, और ज्यादा हार्ड होगा तो भंगुर हो जाएगा, मतलब कि टूट जाएगा। इसीलिए किसी भी चीज को ज्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, ज्यादा हार्ड नहीं बनना चाहिए, नहीं तो दुश्मनी हो जाएगी। थोड़ा सॉफ्ट लचीला होना चाहिए। पुल सब जो बनता है बड़ा बड़ा, तो जब उसमें से गाड़ी गुजरती है तो उसमें हिंज ज्वाइंट किया रहता है इस तरह टक्कर के लिए, और साथ में पुल लचीला रहता है, इस तरह से हिलता रहता है। हार्ड रहेगा, थोड़ा भी नहीं हिलेगा तो ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो टूट जाएगा, और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो प्रेशर को बर्दाश्त कर लिया, नीचे गया, खुद सॉफ्ट हो गया, लूज हो गया, यानी कि लचीला रहा। तो उस प्रेशर को बर्दाश्त करता है, कुछ देर टाइम बढ़ा लेता है, कुछ वेव के फॉर्म में उसको हटा देता है। पटना में गाय घाट पुल है, उस पर एक बार खड़े थे तो जो गाड़ी सब गुजरती थी ना, वो तेज लगता था कि पुल गिर जाएगा, टूट जाएगा, ऐसा लग रहा था, ऊपर नीचे करता है ज्यादा। तो ये कठोर जब होगा, हार्ड, तो फिर वो टूट जाएगा, भंगुर होगा। और जब सॉफ्ट होगा तब नहीं टूटेगा, तब वो पिटा के पतला या लंबा बन जाता है, मैलेबल और डक्टाइल होता है। तो ये जो लोहा होता है ये कठोर है, हार्ड है, तो भंगुर है, टूट जाएगा, मतलब ना पिटाएगा ना खींचाएगा। और इसमें फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीज, ETC ये सब इंप्यूरिटी के रूप में भी प्रेजेंट रहता है। दूसरा है पिटवा लोहा, रॉग आयरन, यह प्योर आयरन होता है, यह मेलिएबल और डक्टाइल होगा, इसको पीट के पतला या लंबा किया जा सकता है। तो इसीलिए इसे हम शीट या वायर, तार ये सब बना देते हैं। इसमें कार्बन सबसे कम होता है, जो उसको कठोर कम बनाता है। तो कार्बन सबसे कम कितना होता है, 0.12 से लेकर के 0.25%, इतना ही कार्बन होता है इसमें। और तीसरा है इस्पात, स्टील, यह आयरन और कार्बन का ही बना हुआ एक एलॉयज है। और ये एलॉयज जो है स्टील, ये भी 4 टाइप का होगा। कौन कौन स्टील, कौन कौन एलॉयज, तो देखिए, माइल्ड स्टील, मृदुल इस्पात, इसमें 0.1% कार्बन ही रहता है बस, और इससे शीट और वायर बनता है, मतलब ये मेलेबल और डक्टाइल होता होगा। मध्यम इस्पात, मीडियम स्टील, इसमें 0.5% कार्बन रहता है,
थोड़ा बढ़ गया, इसलिए ये हार्ड होता है। और इतना हार्ड होता है कि इससे ट्रेन चलने वाली पटरी, जहाज, पुल सब बनता है ताकि उतना वेट बर्दाश्त कर सके। कठोर इस्पात, हार्ड स्टील, इसमें 1.5% कार्बन होता है, तो ज्यादा मजबूत होगा, तो इससे औजार से बनाया जाता है। एलॉय स्टील, पूरा मिक्सचर एलॉय बना हुआ स्टील, जैसे स्टेनलेस स्टील, इसमें क्रोमियम और निकल रहता है 15%, तो ये हार्ड होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। तो इससे वाल्व बनाने वाला चीज, ब्लेड देखिएगा, ब्लेड में लिखा है स्टेनलेस स्टील लिखा रहता है, उसमें जंग नहीं लगता है। और बर्तन जो खाते हैं उसमें जंग तो लगना नहीं चाहिए, तो ये सब बनता है स्टेनलेस स्टील से। क्रोम स्टील, इसमें क्रोमियम होता है 2 से 4%, इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत हाई होता है, इसलिए इससे तिजोरी बनता है। बॉल बेयरिंग बनता है, देखते हैं बॉल बेयरिंग पर कितना लोड होता है गाड़ी का, वो बनता है। मशीन का दांत जल्दी घिसे नहीं, तो बनता है क्रोम स्टील से। मैग्नीज स्टील, मैग्नीज 15%, ये कम घिसने वाला होता है, इसलिए इससे पटरी और काटने वाली मशीन ताकि कम घिसे बनता है। टंगस्टन स्टील, टंगस्टन 20%, ये हार्ड भी होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, यह टेम्परेचर पर भी हार्ड बना रहता है, इसीलिए इससे स्प्रिंग बनता है, मैग्नेट बनता है और काटने का औजार बनता है। निकल स्टील, निकल होता है 3 से 4%, यह हार्ड तो होता है लेकिन लचीला होता है, इसमें भी जंग बहुत कम लगता है, इसलिए इससे भी धूरा, तार, प्लेन और वाहन का पार्ट्स बनता है निकल स्टील से। इस तरह से करके इस लेवल पर मेरा जो आयरन था वो भी खत्म हो गया। अब पढ़ते हैं सिलिकॉन, जो एलिमेंट है लेकिन नॉन मेटल है, लेकिन वह भी उसका क्या एलॉय है और कैसे उसको प्योर करते हैं, उससे क्या क्या यूज करते हैं, वो सबको देखिए। तो सिलिकॉन, इसके बारे में इंट्रोडक्शन जैसा बतला है जानेंगे हम पीटी में। तो सिलिकॉन देखिए, यह नेचर में बालू और पत्थर के फॉर्म में बहुत मिलता है। अर्थ सरफेस पे 26% देखा जाए तो सिलिकॉन ही है। इसे शीशा से भी तैयार होता है, शीशा होता है सुपर कूल्ड लिक्विड, सब आगे पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट में। और ये जो सिलिकॉन है बालू समझिए, वो फ्री स्टेट में नहीं रहता है, कंपाउंड स्टेट किसी के साथ मिलकर आता है, कंबाइंड स्टेट में रहता है। तो ये सिलिकॉन का भी इंपॉर्टेंट ओर, जिससे सिलिकॉन को निकालते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं, क्या क्या है, माइका है मतलब अबरक, फॉर्मूला है KH2Al SiO4 का होल 3, और सिलिका है SiO2। इससे किस तरह से हम सिलिकॉन को एक्सट्रैक्शन करते हैं, रिफाइन करते हैं, उससे क्या यूज करते हैं उसको देखिए। अब देखते हैं कि सिलिकॉन को कैसे बनाएंगे, उसके बनाने की क्या विधि है, उसको गौर से देखिए। सिलिकॉन जो है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड से हमको मिलता है। तो SiO2 को हम कोक के साथ एक इलेक्ट्रिक फर्नेस में रख करके गर्म कर देते हैं, तो उसी से हमको सिलिकॉन मिल जाता है। कोक एक सस्ता अवकारक है, देखिए रिडक्शन का काम कोक करता है, बड़ा सस्ता रिडक्शन वाला काम करने वाला कोक होता है। जो क्या करता है, कोक रिडक्शन करके ऑक्सीजन को सिलिकॉन से अलग कर देता है, तो सिलिकॉन अलग हमको मिल जाता है। रिडक्शन करने से कोक के बहुत फायदा हुआ, क्या किया कि सिलिकॉन से ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो हमको प्योर सिलिकॉन मिल गया। देखिए SiO2 था, यही कोक, CO2 हटा दिया, Si अलग कर दिया। अब सिलिकॉन का क्या प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है, देखिए यह कॉमन टेम्परेचर पर सिलिकॉन सॉलिड होता है, यह हार्ड और ब्रिटल भी होता है, भंगुर होता है, टूट जाएगा, हार्ड होता है। मेल्टिंग पॉइंट होता है 141 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कंडक्टर होता है सिलिकॉन, जिससे कारण इसका चिप्स, मोबाइल में देखिएगा, लैपटॉप, रेडियो, टेलीविजन, इसमें चिप्स सब जो लगता है, मोबाइल का सिम, ये सब बनाने के काम आता है सिलिकॉन।
सिलिकॉन का भी 2 इलेक्ट्रोड्स होता है अपर रूप, जिस तरह कार्बन का 2 अपर रूप इलेक्ट्रोड्स होता है, हीरा और ग्रेफाइट और बकिंगस्टर फ्लूरीन भी 3 है, अब हो गया है। तो उसी तरह से सिलिकॉन का 2 अपर रूप इलेक्ट्रोड्स होता है। एक होता है ब्राउन एमोर्फस पाउडर और एक होता है ग्रे क्रिस्टलाइन मास। अगर नॉन एमोर्फस सिलिकॉन हम ले लेते हैं तो उसको गर्म करने पर यह पहले पिघल जाता है और फिर जब ठंडा करते हैं तो फिर वो ठोस सॉलिड बन करके फिर एमोर्फस बन जाता है। इफेक्ट ऑफ वाटर, पानी का क्या प्रभाव पड़ता है सिलिकॉन पर? तो देखेंगे कि पानी में तो बालू घुलता है इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन रेड हॉट स्टेट में अगर लाल तप्त अवस्था में है तो ये भाप स्टेम को भी तोड़ करके उसमें से हाइड्रोजन अलग कर देता है। सिलिकॉन ये भाप का फॉर्मूला है, रिएक्शन करके हाइड्रोजन अलग कर दिया, SiO2 अलग बना दिया। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा सिलिकॉन तो क्या होगा? तो ये व्हाइट सॉलिड सिलिका बना देता है। देखिए सिलिकॉन ऑक्सीजन से मिलकर के SiO2 व्हाइट सॉलिड सिलिका बना दिया है। क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा सिलिकॉन तो क्या होगा? नॉन एमोर्फस सिलिकॉन 450 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो SiCl4 बना लेता है। देखिए Si2Cl2 450 डिग्री सी पर SiCl4 बना लेता है। HCl से रिएक्शन करेगा सिलिकॉन तो क्या होगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा। सिलिकॉन HCl से रिएक्शन किया है तो SiCl4 बनाया और हाइड्रोजन गैस दिया है। बेस के साथ रिएक्शन करेगा सिलिकॉन तो क्या होगा? यह हॉट और कॉम्ब NaOH बेस से मिलकर के हाइड्रोजन गैस ही देगा। सिलिकॉन NaOH और H2O से मिला है तो Na2SiO3 सोडियम सिलिकेट और हाइड्रोजन गैस ही दिया है। इसका इस्तेमाल क्या है सिलिकॉन का? देखिए आयरन या स्टील में अगर हम सिलिकॉन को मिला देंगे तो वो आयरन या स्टील पहले एसिड से जितना जल्दी खराब होता उससे बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया एसिड के प्रति। एसिड से जल्दी खराब नहीं होगा, एसिड का असर नहीं होगा। अगर हम लोहा या स्टील में सिलिकॉन मिला देंगे तब ये काम होता है। इस सिलिकॉन से एक पॉलीमर बनता है जिसका नाम है सिलिकॉन, सो भी बनता है। सेमीकंडक्टर में तो काम आता ही है, सिलिकॉन है, ये है सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन कार्बाइड का यूज, सिलिकॉन कार्बाइड जो है हीरा की तरह कठोर हो जाता है, इसलिए उसका यूज काटने या औजार में छेद करने वाला मशीन बनाने के काम होता है। सिलिकॉन से सीमेंट और गिलास भी बनता है। ड्राइंग एजेंट के रूप में भी सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। और एक सिलिका गार्डन बनता है जो खूबसूरती, एक शीशा के अंदर में कुछ केमिकल्स रख के उसमें सिलिकॉन मिला देते हैं तो लंबी लंबी लाइन जैसे गुलदस्ता जैसा बन जाता है। इसको खाने के टेबल से ऊपर रखा जाता है। इस तरह से करके सिलिकॉन भी जो एलिमेंट था हमारा मेटल नॉन मेटल का 3, मतलब के आयरन, कॉपर और सिलिकॉन, ये हो गया। अब कुछ कंपाउंड पढ़ लेंगे तब जाकर के हमारा ये चैप्टर मेटलर्जी खत्म हो जाएगा। तो सबको देखिए, तो हमने मेटलर्जी देख लिया और उस मेटलर्जी में जो मेटल या नॉन मेटल है, खास करके मेटल का, किस तरह से हमने पूरा का पूरा प्रोसेस मेटलर्जी का किया। अब उसी का बना हुआ कुछ कंपाउंड है, उसको भी प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, कहां से, क्या मिलता है, तो इसको भी देख लेते हैं। कुछ कंपाउंड है, उसको भी गौर से देखिए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले सोडियम क्लोराइड। इसको, इस कंपाउंड को, इस केमिकल को कहां से कैसे प्राप्त करते हैं, इसको ध्यान से देखिए। इसका फॉर्मूला होता है सोडियम क्लोराइड, बड़ी आसान है, NaCl, और इसी को कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट, खाने का नमक कहते हैं। यह सी वाटर में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, समुद्री पानी में बहुत ज्यादा मिलता है। लेकिन इसको वहां से हम निकालते कैसे हैं? तो इस नमक को निकालने का 2 तरीका है। एक तो रॉक, चट्टान से जो काला नमक कहते हैं जिसको, और एक जो सफेद नमक हमारे पास होता है जो समुद्र के पानी से। तो सबसे पहले हम देखते हैं खान या चट्टान से किस तरह से हम नमक निकालेंगे, जो सेंधा नमक भी कहलाता है। नमक रॉक साल्ट से भी प्राप्त होता है, चट्टान से भी प्राप्त होता है, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं। इसमें क्या करते हैं हम कि रॉक जो चट्टान है उसको चूर बना करके, महीन करके पानी में घुला देते हैं। घुलाने के बाद फिर
फिर जो दर्द है उसको छान लेते हैं, छान करके उसका वेपोराइजेशन करेंगे, वाष्पन होकर के सब पानी हट जाएगा, तब जो बचेगा हमको नमक मिल जाएगा। वैसे काला नमक बनाने के लिए आग में भी इसको गर्म करना, ये सब लंबा प्रोसेस ये भी होता है, इसका बहुत प्रोसेस है, तो उसमें हमको सेंधा नमक या काला नमक मिलता है। दूसरा है कि समुद्री पानी से भी हमको नमक मिलता है। समुद्र के खारे जल को बड़े बड़े गड्ढे में हम जमा कर देते हैं, सूरज की रोशनी पड़ती है तो पानी वाष्पित होकर उड़ जाता है, तो वाष्पन के बाद जो ठोस नमक का रवा, व्हाइट वाला नमक हमको मिल जाता है। नमक जो है खान से, चट्टान से ज्यादातर पाकिस्तान जैसा देश, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देश निकालता है, लेकिन समुद्री जल से तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र ये सब में निकाला जाता है, क्योंकि ये सब समुद्र के किनारे ही है, तो आसानी से पानी उपलब्ध है, खर्चा कम है, आसानी से नमक बन जाता है। देखिए ये रॉक साल्ट से निकालने का तरीका है, एक तरफ से हवा और गर्म जल देते हैं, हवा का झोंका, गर्म जल, तो वहां से मिल करके, घुल करके, टूट करके इधर से साल्ट का सॉल्यूशन चला आया, उसको वाष्पित कर दिए, हमको नमक काला मिल जा रहा था। नमक का क्या प्रॉपर्टीज होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ साल्ट, नमक का गुण। यह सफेद रवादार ठोस पदार्थ होता ही है, सफेद होता है, ठोस होता है। एमोर्फस रवादार मतलब एमोर्फस क्यों होता है कि इसको अगर खुला में हम छोड़ देंगे तो हवा से मॉइस्चर लेकर के पिघल जाता है नमक। ये चीनी में भी ऐसा ही होता है। काहे पिघलता है? क्योंकि इसमें MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड इम्प्यूरिटीज ग्रुप में रहता है, और MgCl2 जो है वह जल शोषक है, जल को शोषण कर लेता है, इसलिए नमक पिघल जाता है। नमक का यूज तो मालूम होगा कि खाने का एक पार्ट तो है, और इससे NaOH, Na2CO3, NaHCO3, HCl, Cl2 ये सब बनता है। Cl2 जो है ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करता है। अगर नमक को हम आइस, बर्फ के साथ मिला दें तो हमको फ्रीजिंग, बहुत ठंडा मिक्सचर तैयार हो जाता है। हो गया। दूसरा कंपाउंड हम पढ़ते हैं सोडियम कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है Na2CO3, और ये वाशिंग सोडा भी कहलाता है। समुद्र में खारा जल में साबुन से झाग नहीं बनता था, और मीठा जल में तो बन जाता था। तो जो लोग समुद्र के किनारे रहते थे, उसको जब साबुन इस्तेमाल करने में दिक्कत हुआ तो वही वाशिंग सोडा बनाया गया था। ये सब सोप और डिटर्जेंट वाले वीडियो में कार्बन कंपाउंड के लास्ट पार्ट में डालेंगे। कैसे बनता है सोडियम कार्बोनेट? देखिए, यह अमोनिया सोडा प्रोसेस से बनता है या सॉल्वे प्रोसेस से बनता है। देखिए, अमोनिया में वाटर और CO2 डाल दिए तो अमोनियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। अब अमोनियम बाइकार्बोनेट में NaCl मिला देते हैं तो हमको NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और NaHCO3 मतलब खाने वाला सोडा पहले बनता है। तो NaHCO3 जो खाने वाला सोडा, इसको छान करके अलग कर लेते हैं। अलग करने के बाद इसको धो करके सुखा देते हैं, और सुखाने के बाद जब इसको फिर गर्म करते हैं तो ये टूट करके सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा में बदल जाता है। देखिए, यही था खाने वाला सोडा। इसको जब गर्म किए हैं तो गर्म होने से ये क्या हुआ है, गर्म किए हैं तो ये धोने वाला सोडा और वाटर और CO2 में बदल गया है। इस CO2 का भी इस्तेमाल हम कर लेते हैं कोई काम में, और ये जो इसमें जो NH4Cl मिलता है, अमोनियम क्लोराइड, इसी का इस्तेमाल हम अमोनिया गैस बनाने में भी कर लेते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट का वाशिंग सोडा का हम प्रॉपर्टीज, गुण देखते हैं। ये भी सफेद रवादार ठोस पदार्थ होता है, जो ऊपर से देखने से पता चलता है उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, और रिएक्शन करा के देखते हैं उसको कहते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। ये जल में घुलता ही तब तो झाग देगा। इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3 × 10H2O, उसका जो रवा है क्रिस्टल, 10H2O वाटर रखे रहता है। हवा में खुला छोड़ देने पर यह अपना रवा जल खोकर सफेद चूर्ण में बदल जाता है। हवा में खुला छोड़ देंगे तो वो अपना रवा जल जो है 10H2O, उसको हटा करके सफेद चूर्ण में बदल जाता है। ऐसा होने को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। जैसे Na2CO3 × 10H2O था, गर्म किए या हवा में छोड़ दिए तो ये Na2CO3 × H2O मोनोहाइड्रेट, यानी एक वाटर
के हिसाब से मॉलिक्यूल रखा और 9H2 बाहर निकाल दिया। इसे ज्यादा गर्म करने पर ये पहले अनाद्र बनता है। अगर ज्यादा गर्म कर देंगे तो पहले इसमें का पूरा वाटर हट जाता है, और अगर 852 डिग्री सी पर गर्म करेंगे तो ये पिघल जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं। Na2CO3 into 10H2O गर्म किए तो पूरा का पूरा Na2CO3 अलग हो गया और पूरा का पूरा वाटर 10H2O अलग हो गया। ये जल में घुलकर अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाता है। पानी में अगर घुल जाएगा तो ये क्षारीय विलीन अल्कलाइन सॉल्यूशन बनाएगा। देखिए Na2CO3 को वाटर में घोल दिया तो NaOH और H2CO3, ये तो एसिड है लेकिन NaOH हार्ड बेस है, इसलिए ये सॉल्यूशन बेसिक होगा। HCl H2SO4 इसी तरह इस सबसे रिएक्शन करने पर इसमें से CO2 गैस निकलती है। यही Na2CO3 है ना, अगर H2SO4 या HCl से रिएक्शन किया है तो NaCl बना है, H2O और CO2 गैस इसमें से निकलती है। इसका यूज देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट, देखिए है तो धोने वाला सोडा, लेकिन इससे साबुन, पेपर, गिलास और सोडियम का और भी बहुत सारा यौगिक कंपाउंड सब बनता है। ये खारा जल को मृदु बना देता है, सॉफ्ट बना देता है, जिससे इसमें कपड़ा धोने में या झाग बनता है। कपड़ा साफ तो इससे होता ही होता है। अब प्रयोगशाला में मानक बेस स्केल पैमाना बनाएंगे हम बेस का, तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। चलिए ये भी हो गया। अब खाने वाला सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। जब पेट में दर्द होता है, एसिडिक हो जाता है, तो ये बेस है। बेस खा लेने से एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट न्यूट्रल बना देता है, तो पेट का दर्द ठीक होता है, तो सोडा खाता है। वही से तैयार किया गया है। इनो बनता कैसे है, वही जो तरीका है, वही दोनों प्रोसेस था बनाने के लिए। जो सोडियम कार्बोनेट को धोने वाला सोडा को, वही प्रोसेस इसका भी है। खाली इसमें देखा गया कि आधा प्रोसेस को लिख देंगे कि पहले बन जाता है धोने वाला सोडा, उसमें हमने वाटर और CO2 मिला दिया तो बन गया खाने वाला सोडा। यह सफेद रवादार ये भी ठोस पदार्थ होता है। यह जल में कम घुलता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर इसको हम गर्म कर देते हैं, देखिए NaHCO3 है ना, इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर देंगे तो ये टूट जाएगा। और टूटने के बाद अब इसमें से धोने वाला सोडा अलग, वाटर अलग और CO2 अलग हो जाएगा। अब जो ये खाने वाला सोडा है, इस पर तनु या सान कोई भी कॉम या डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो भी CO2 गैस इसमें से निकलती है। खाने वाला सोडा है HCl, कॉम है या डाइल्यूट है, रिएक्शन कराया तो NaCl बना, वाटर बना और CO2 गैस निकलती है। इसका यूज क्या होता है, यूज तो मालूम है। इससे NaHCO3 बनाया जाता है। बेकिंग पाउडर जो होता है वह NaHCO3 और पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट का मिक्सचर होता है। देखिए ये पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट CHOHC CHOHC, इसमें NaHCO3 मिला दिया तो CHOHC सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट बन गया प्लस CO2 प्लस वाटर बन गया। इसी कारण जो है जो CO2 निकला ना, इसी कारण जो है केक फूल करके हल्का और सॉफ्ट मुलायम हो जाता है। अब देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर के बारे में। व्हाइट कलर का पाउडर होता है, जहां सफाई गंदगी रहती है उसको छीटा जाता है। देखिए होइएगा, उसका फॉर्मूला होता है CaOCl, तो CaOCl Cl ऐसे लिख दिया है। ये बनता कैसे है, तो चूना है, ये लाइम है, बुझा हुआ चूना है। इस पर क्लोरीन गैस डालेंगे 40 डिग्री सी पे, तो ये बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर भी बन जाएगा। यह सफेद ठोस पदार्थ होता है और इसमें क्लोरीन जैसा स्मेल होता है। वायु में खुला छोड़ देने पर, उसको या तो हवा में खुला छोड़ दें या CO2 से या तनु HCl से जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो इसका क्लोरीन जो है वो निकल जाएगा। CaOCl ब्लीचिंग पाउडर CO2 से रिएक्शन कराया है या तनु HCl से रिएक्शन करा देंगे या हवा में खुला छोड़ देंगे तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस इसका निकल गया है। CaOCl या H2SO4 से रिएक्शन कराया है तो CaCO3 बना है, वाटर बना है और क्लोरीन गैस इसका निकल जाता है। इससे जो क्लोरीन ये मिला है हमको, इस क्लोरीन को हम अवेलेबल क्लोरीन भी कहते हैं। तनु अम्ल की अल्प मात्रा में, अब
देखिए तलु बेसिक ले लेते हैं, थोड़ा सा मात्रा में भी अगर रहेगा तो उसके प्रेजेंस में ये ऑक्सीजन को भी हटा देता है। ब्लीचिंग पाउडर H2SO4 के प्रेजेंस में CaCl2 बनाया, CaSO4 बनाया और 2HClO बनाया। यही HClO जो है, HCl अलग और O अकेला, मतलब नेसेंट नवजात ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यही नेसेंट ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन के कारण यह विरंजक का काम करता है। फिर देखिए इथाइल अल्कोहल या एसीटोन के प्रेजेंस में ये मतलब ये क्या करता है, तो देखिए इसमें वाटर डाला तो COH का होल 2 चूना बुझा हुआ बना और क्लोरीन गैस निकला। अब एसीटोन या इथाइल अल्कोहल किसी के प्रेजेंस में क्लोरीन से मिला और ये बना करके HCl गैस बनी। अब इसमें COH का होल 2 बुझा हुआ चूना डाला तो कैल्शियम एसीटेट और क्लोरोफॉर्म बन करके मिल गया। क्लोरोफॉर्म जो होता है वह छोटे जीव जंतु के बेहोशी करने के लिए होता है, ठीक है। तो छोटा जीव जंतु क्लोरोफॉर्म से बेहोश हो जाता है। लास्ट मुर्दा को फॉर्मेलिन लगा करके रखा जाता है, वो केमिकल मुर्दा के इस्तेमाल में होता है, उसको ज्यादा देर बचा के रखने। क्लोरोफॉर्म है नहीं, ये ब्लीचिंग पाउडर है, इस पर कोबाल्ट क्लोराइड के प्रेजेंस में ये कैल्शियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस हटा देता है। इसका इस्तेमाल है पेपर और या कपड़ा ये सब के विरंजन करने में, कीटाणुनाशक में या जल को साफ करने में विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है, और क्लोरोफॉर्म बनाने में तो बताइए, देखते हैं कि क्लोरोफॉर्म ये बन रहा है। अब लास्ट है इस मेटलर्जी के सेकंड पार्ट का लास्ट पॉइंट। इसके बाद मेटलर्जी का 2 वीडियो हो तो ये खत्म हो जाएगा। और लास्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 × 2H2। इसके बारे में तो जानते होइएगा। ये बनता कैसे है, जिप्सम को 120 डिग्री C पे जब गर्म करेंगे तो यही प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर भी बनता है। लेकिन अगर 120 डिग्री से ज्यादा गर्म कर देंगे तो इसमें का बचा हुआ पानी भी निकल जाएगा, सिर्फ ये CaSO4 बचेगा बस, जिसको हम डेड बर्ड प्लास्टर, मरा हुआ जला हुआ प्लास्टर कहते हैं। इसका गुण है कि ये भी सफेद चूर्ण होता है, ठीक है। और जल के साथ जैसे ये मिलता है तो तुरंत ये कड़ा और छिद्र युक्त बन जाता है। CaSO4 होल 2 H2O पानी के साथ मिला के तुरंत ये जिप्सम बन जाता है, इसलिए वैसा कड़ा हो जाता है। इसका इस्तेमाल क्या है, प्लास्टर करने में। देखिए घर का भी प्लास्टर, कहीं पर छेद है उसको भी बंद करने में, हड्डी का भी प्लास्टर, सब में इस्तेमाल होता है। मूर्ति बनाने में भी कड़ा रहे, मूर्ति टूट ना जाए जल्दी, इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में, कोई ऐसा चीज है जो कि जले नहीं, वैसा मटेरियल बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। उसी तरह से एक एलिमेंट है सोडियम। तो इसका एटॉमिक नंबर हो या मास नंबर हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, ये सब हमने बेसिक में सीख लिया था। तो इसके बारे में हम देखेंगे। यह मेनली लिक्विड NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस से मिलता है। NaCl का जो लिक्विड होता है उसको हम ब्राइन कहते हैं। तो यह लिक्विड NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हमको मिलता है सोडियम। चूँकि NaCl का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, 820 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब इसके मेल्टिंग पॉइंट को हम चाहेंगे कि कम रहे, तो कम करने के लिए इसमें थोड़ा सा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 हम मिला देंगे और तब फिर इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे जब, तो कैथोड पर सोडियम और एनोड पर क्लोरीन गैस जाकर के जमा हो जाती है। जैसे NaCl, तो NaCl में होगा कि ये Na+ और Cl- देगा। NaCl यहाँ लिक्विड के फॉर्म में था, अब Na+ है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन उसका वापस कर देंगे, क्योंकि प्लस तभी था जब एक इलेक्ट्रॉन कम था, तो सिर्फ Na हो जाएगा। काहे कि उसका प्लस हट गया, काहे कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम था तो एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो कैथोड पर हमको सोडियम जमा हुआ मिल जाता है। उसी तरह से 2Cl- है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आया हुआ है, तो Cl2 बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, तो एनोड पे हमको क्लोरीन गैस मिल जाती है। ये डाउन प्रोसेस कहलाता है। कैथोड पर जो हमको सोडियम मिला है, जो मुक्त हुआ है, वह लिक्विड में प्रेजेंट जो वाटर है उसके साथ रिएक्शन करके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा बना लेता है
और हाइड्रोजन गैस भी निकलता है। जैसे 2Na प्लस 2H2O बराबर 2NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस बना है। अतः कैथोड पर सोडियम धातु मुक्त नहीं होकर के हाइड्रोजन गैस ही मुक्त हो जाता है। इसलिए अगर हम चाहेंगे कि कैथोडे पे हम सोडियम पूरा एक्सट्रैक्ट कर लें तो ये प्रोसेस से हो सकता था, नहीं होगा। कहे कि यहाँ सोडियम नहीं मिल करके हाइड्रोजन गैस मिल जाती है। उसी तरह से है जिंक। तो जिंक के बारे में भी बेसिक छोड़ करके हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जिंक का एक्सट्रैक्शन मेनली देखा जाए तो ZnCO3 या ZnS जिंक ब्लेंडे से होता है। तो ZnCO3 का अगर हम निस्तापित करते हैं तो ZnO अलग हो जाता है, यहाँ से Zn और A को, और C और 2O बचा हुआ CO2 गैस बनती है। फिर जो ZnO बना है ये जिंक ऑक्साइड, इसको कार्बन के साथ रिडक्शन करेंगे तो जिंक अलग हो जाएगा और CO गैस अलग हो जाएगी। जिंक ब्लेंडे से अगर बनाएंगे जिंक तो उसके लिए क्या होगा, ZnS, ये है जिंक ब्लेंडे। इसको ऑक्सीजन के साथ वर्जन करेंगे हाई टेम्परेचर पे तो फिर ZnO अलग हो जाएगा और SO2 गैस निकलती है। इसी तरह से ZnO जो हमको मिला है इसी से हम जिंक प्राप्त कर लेंगे। यह जिंक इम्प्योर होता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा प्योर किया जाता है। प्योर एल्युमिनियम को कैथोड का तथा प्योर जिंक को एनोड बना करके इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। उस रूप में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। करंट जब भेजते हैं तो प्योर जिंक कैथोड पर जमा हो जाता है, जिसको फिर वहाँ से हम अलग कर लेते हैं। उसी तरह से है अब मरकरी के बारे में। मरकरी हम जानते हैं ये है तो मेटल, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है, ये थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। इसका भी बेसिक पहले जान लिए थे। अब चलिए मरकरी के बारे में जानिए कि मरकरी का एक्सट्रैक्शन हम किस चीज़ से मरकरी को निकालते हैं, HGS से, सीने बार से निकालते हैं। तो HGS 2HGS प्लस 3O2 बराबर 2HGO प्लस 2SO2 गैस निकला। तो HGO को कार्बन के साथ मिलाएंगे तो Hg अलग हो गया, हमको यहाँ मरकरी मिल गया और CO गैस भी निकलती है। Hg वेपर एवं CO या SO2 इसके मिक्सचर को कंडेंसेशन करके हम मरकरी को कंडेंस करके एक जगह पे जमा कर लेते हैं, हमको मरकरी मिल जाता है। इसमें ज़्यादा नहीं है। अब देखते हैं एल्युमिनियम। तो चलिए अब एल्युमिनियम का हम देखेंगे बेसिक, फिर इसी तरह बैक वीडियो में देख लेंगे। अब फिर पढ़ते हैं एल्युमिनियम के बारे में। Al2O3 से हम एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसका सबसे अच्छा ओर यही है। और सब क्या है, ये मेटलर्जी का फर्स्ट वीडियो में जान लीजिएगा। गैंग फ्लक्स मैट्रिक्स क्या होता है, सब उसी में है। अब देखिए Al2O3 एल्यूमिना है, इसमें सोडियम कार्बोनेट धोने वाला सोडा मिला दिए, चूना जो है वो भी मिला दिया, तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया और CO2 गैस निकली। सोडियम एल्यूमिनेट जल में घुल जाता है पानी में, और अविलेय अपद्रव को छान करके हम अलग कर लेते हैं। अब इस द्रव में 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर CO2 गैस भेजने पर AlOH का होल 3 एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड हमको प्राप्त होता है। इसे छान करके फिर सुखा लेते हैं और फिर उसे तेज़ी से जब गर्म करेंगे तो हमको प्योर एल्यूमिना प्राप्त होगा। एल्युमिनियम नहीं, एल्यूमिना प्राप्त होता है। 2NaLO2 प्लस 3H2O प्लस CO2 बराबर AlOH का होल 3, ये प्रिसिपिटेट बैठ गया, प्लस सोडियम कार्बोनेट बना। अब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है इससे एल्यूमिना बना और वाटर बना। अब एल्यूमिना का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करके प्योर एल्युमिनियम हम कैथोड पर प्राप्त कर लेते हैं। जैसे Al2O3 है तो 2Al3 प्लस, ये 3O2 माइनस, तो 2Al3 प्लस है तो 2 या 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या था कम था तो यहाँ वापस कर दीजिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2Al एल्युमिनियम कैथोड पे मिल जाएगा। 3O2 माइनस में 3 दूना 6, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा था तो इसमें होगा 3/2O2, इसमें क्या कीजिए कि 6 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दीजिए तो ये इनोड पे प्राप्त होगा। इस तरह से हमको प्योर एल्युमिनियम मिल जाता है। अब पढ़ते हैं हम कोरोजन ऑफ मेटल। मेटल का कोरोजन होना मतलब कि उसमें जंग लगना, मतलब रस्टिंग होना, जंग लगने के बाद आगे उसमें जो और बदलाव आता है उसी को कहते हैं कोरोजन होना मेटल में। ऐसा होता है, अब जंग लगना सब में एक ही जैसा नहीं होता है। तांबा में देखेंगे ग्रीन कलर का,
जंग लग जाता है, वो एसिड से साफ़ होता है। उसी तरह से चांदी में सल्फ़र की वजह से सिल्वर सल्फाइड बनने से काला कलर का जंग उसको कहिए लग जाता है, और भूरा कलर का होता है लोहा में, और वही ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कोरोजन कहलाता है मेटल का। कोरोजन होना, कोरोड होना मतलब धीरे धीरे टूटने लगता है, कमज़ोर हो जाता है। तो ये कैसे लगता है, कैसे इससे बचना चाहिए, इससे क्या नुकसान है, फ़ायदा तो नहीं होगा, ये सब चीज़ को हम इसको समझते हैं, जानते हैं। यह केमिकल प्रोसेस है। देखिए केमिकल प्रोसेस होगा जब जो एक बार हो गया वापस नहीं आए, और फिजिकल प्रोसेस होता है जो हो जाए फिर वापस हो जाए, जैसे पानी से बर्फ़ बना, बर्फ़ से पानी, तो वो हो गया फिजिकल प्रोसेस। लेकिन यह एक केमिकल प्रोसेस है, मतलब एक बार जंग लग गया, क्रोड हो गया, तो उसको चाहेंगे पहले जैसा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ये मेटल्स के आउटर सरफेस पर होता है, बाहर पर जंग लगता है, अंदर तो जंग लगता नहीं है। काहे जंग लगता है, यह वायु में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर, पानी के साथ जब इसको छोड़ देंगे तभी इसमें ये सब आयरन से रिएक्शन करके ऊपर में एक भूरे कलर की, ब्राउन कलर का एक लेयर बैठा लेता है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। इससे धातु का धीरे धीरे क्षय होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे धातु कमज़ोर होना, टूटना शुरू हो जाता है और धातु कमज़ोर होने लगता है। इसे ही जंग लगना हम कहते हैं। इसी का बढ़ा हुआ रूप कोरोजन कहलाता है। जंग जो है Fe2O3 और FeOH का होल 3, इसी का मिक्सचर होता है जंग। यह एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है जंग लगना। जिस ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को एक साथ हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो जंग लगना एक रिडॉक्स रिएक्शन होता है। कॉपर पर हरे रंग की परत बैठ जाती है जो CuCO3 इंटू CuOH का होल 2 कहलाता है। इसे एसिड से धोने पर ही यह साफ़ हो जाता है। सिल्वर पर काले रंग की परत पड़ जाती है क्योंकि यह SO2 और H2S के सल्फर से रिडक्शन करके Ag2S सिल्फर सल्फाइड का ब्लैक कलर का लेयर बना लेता है चांदी पे, जिससे चांदी काली पड़ जाती है, फिर उसको साफ़ कर दिया जाता है। जंग न लगे इसको रोकने के उपाय यही है कि मेटल सरफेस पर कोटिंग कर दीजिए। इस पर तैलीय पदार्थ चढ़ा देते हैं ताकि हवा का संपर्क मेटल सरफेस से टूट जाए, जो वायु से मेटल सरफेस का कांटेक्ट तोड़ देता है और जंग लगने से मेटल बच जाता है। दूसरा तरीका है धातु द्वारा खुद रक्षा कवच बना लेता है। एल्युमिनियम ऐसा ज़्यादातर करता है कि एल्युमिनियम पहले खुद ऑक्सीजन के साथ मिलकर के एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, और वही एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर खुद उसी एल्युमिनियम पे छा जाता है, जो कि ऑक्सीजन से कांटेक्ट तोड़ करके एक लेयर तो ख़राब हुआ लेकिन अंदर के सारे एल्युमिनियम को बचा लेता है। जैसे इसी को हम एनोडाइजिंग होना कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम पर उसके ही ऑक्साइड की एक परत बैठ जाती है जो उसको जंग लगने से बचाती है। रंगने से भी बच जाता है जंग लगने से। रंग करने से भी धातु की सतह पर वायु का संपर्क टूट जाता है, और रंगने से भी रंग पे असर पड़ता है हवा और पानी का, लेकिन मेटल बच जाता है। उसी तरह से गैल्वेनाइजिंग करके, गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है जिंक का लेयर चढ़ाना। धातु के ऊपर जब जिंक का लेयर, बल्कि जिंक को पिघला करके उसमें उस धातु को डुबा दिया जाता है, तो उस पर जिंक का कोटिंग हो जाता है, जिससे जिंक पर एटमॉस्फेयर का इफेक्ट होता है, लेकिन लोहा पर नहीं होता है। काहे कि ऊपर में जिंक का परत आ गया, क्योंकि लोहा ज़्यादा रिएक्टिव होता है तो ज़्यादा उस पर ऑक्सीजन और एयर का इफेक्ट पड़ता था। अब तो जिंक आ गया तो जिंक पे पड़ेगा, लोहा बच जाएगा। उसी तरह एक होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके भी हम बचा सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसी धातु का, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से किसी दूसरे धातु का लेप किसी दूसरे धातु के लेप पर चढ़ा देंगे, जिसमें टीन का, निकल का, क्रोमियम का, कॉपर का, इस सब की परत चढ़ा देते हैं। इसको हम क्रोम प्लेटिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इससे भी जंग लगना बचेगा। काहे कि एक मेटल पर दूसरे मेटल का हमने लेयर चढ़ा दिया है, जो लेयर चढ़ा उस पर असर करेगा हवा पानी का, जो जिसको हम बचाना चाह रहे हैं उस पर तो नहीं असर पड़ेगा, काहे कि उसका संपर्क तो टूट गया है। ऊपर में जिसका लेयर आ गया है उससे ना रिएक्शन करेगा। तो ये इस तरह का लेयर चढ़ा हुआ ज़्यादातर देखिएगा रिम साइकिल का या हैंडल होती है, कितनी चमकती हुई रहती है, उस सब ये लेयर इस पर चढ़ाया जाता है। छठा है कि मेटल को एलॉय में हम कन्वर्ट कर देंगे। एलॉय में कन्वर्ट करेंगे। अगर एलॉय में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ कि एक मेटल में दूसरा हम मेटल या कोई नॉन मेटल भी मिला दें, तो वो एलॉय बन जाता है। एलॉय उससे ज़्यादा मजबूत और अच्छा हुआ करता है, इसलिए एलॉय के बारे में हमने फर्स्ट वीडियो में बताया है। जैसे स्टेनलेस स्टील एक ऐसा ब्लेड भी बनता है, उसका प्लेट भी बनता है, उसमें जंग कभी नहीं लगता है। ऐसे तो जंग लग जाता,
तो एलॉय बना लिए, जब उसमें कार्बन मिला दिए आयरन में तो उसमें अब जंग नहीं लगेगा। तो जब जंग नहीं लगेगा तो वो स्टेनलेस बन गया, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है। गोल्ड का एलॉय, प्योर गोल्ड 24 कैरेट का होता है। सोना तो 24 कैरेट का होता है, लेकिन अगर 24 कैरेट का प्योर सोना होगा तो सॉफ्ट होगा, फिर उसका जेवलरी नहीं बनेगा, कमज़ोर होगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए जेवरात बनाने के लिए 24 नहीं बल्कि 22 कैरेट सोना की ज़रूरत पड़ती है। 22 कैरेट का मतलब क्या हुआ कि 22 कैरेट तो सोना है और उसमें 2 कैरेट मानी 2 पार्ट उसमें चांदी या तांबा मिला देते हैं। इससे वो थोड़ा मजबूत हो गया और जेवरात बनने के लायक हो जाता है। इस तरह से करके हम एलॉय के बारे में तो बैक वीडियो में, और ये मेटलर्जी का सेकंड वीडियो था। मेटलर्जी का और बहुत कुछ बेसिक सब इसके फर्स्ट वीडियो में डाल दिया गया है, इस सबको देखिए। और ये इस तरह से मेटलर्जी मेरा ख़त्म हो गया। इसके अगला वीडियो अब केमिकल बॉन्डिंग आएगा। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ज़रूर बतलाइए, जो दिक्कत हो कमेंट में पूछिए। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by SK Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry SK Garden. SK Hussain Bye. सर के Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। SK Hussain सर।